एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Capital market equilibrium. ठीक है, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहा, किस तरीके से हम कैपिटल मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी थ्योरी का दूसरा नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने किस तरीके से आपको बोला कि इंटरेस्ट रेट आपको डिटरमाइन करने के लिए मिलेगा। यानी कि क्लासिकल जो फाइनेंशियल मार्केट थी वो पूरी की पूरी इस चीज से हमको समझ आया कि जो कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम था वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगा। और जब इंटरेस्ट रेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो पूरी थ्योरी क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पूरी थ्योरी को जब आप समझेंगे तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में डायरेक्टली द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी पूछी जा सकती है, या फिर इसका कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पूछा जा सकता है, या फिर जो कैपिटल मार्केट है उसका क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई तो किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो आप टैकल कर पाएंगे। उसमें लिखना वही है, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्लासिकल सिस्टम था, जो एग्रीगेट डिमांड था, मैंने उसमें क्या बताया था, जो डिमांड थी वो दो तरीके की जनरेट हुई। एक आपका जो एग्रीगेट डिमांड या फिर जो हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट की जो डिमांड थी वो दो सेक्टर में जनरेट हुई। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। पहला कंज्यूमर, दूसरा कैपिटल। ठीक है, और तीसरा किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट तो होती ही होती है, गवर्नमेंट डिमांड तो होती है, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन मेजरली जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर डिमांड और कैपिटल डिमांड जो है, कैपिटल गुड्स की जो डिमांड थी वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट बनती है, और यही दो डिमांड जो होती है वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब किस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एक डिटरमाइनिंग रोल प्ले करता है, हमको वो समझना है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि अगर हम एक इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं और हम इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो देयर विल बी एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी में हम जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सबका अल्टीमेटली एम होता है इक्विलिब्रियम को अटेन करना। इक्विलिब्रियम को अटेन करने से क्या मतलब है कि हमको एक वो पॉइंट ढूंढना जहां पे डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो जाती है। हमको सिर्फ एक वही पॉइंट ढूंढना है पूरी की पूरी थ्योरी में, और कुछ हमको करना ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है, इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाए। डिमांड और सप्लाई किसकी इक्वल हो जाए? फंड्स की इक्वल हो जाए। डिमांड ऑफ फंड्स एंड सप्लाई ऑफ फंड्स, ये दोनों इक्वल हो जाए। बिल्कुल समझ में आ गया। कौन सा फंड? कौन सा फंड? लोनेबल फंड्स। जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे तो हम जो हमारा सेविंग्स होगा उन सारी सेविंग्स को हम लोन आउट कर सकते हैं, हम किसी को भी दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वी कैन गिव द लोन्स, तो लोनेबल फंड्स। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट at which demand of loanable fund gets equal to the supply of loanable funds।
ठीक है। अब इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो क्लासिकल सिस्टम है उसमें जो मनी है उसको हम सेविंग्स को हमने एक नया नाम दिया लोनेबल फंड्स, इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी कभी कभी द थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड्स भी होती है। ठीक है, अगर लोनेबल फंड्स की थ्योरी बात की जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने माइंड में समझ लेना है कि क्लासिकल थ्योरी की ही बात हो रही है। अब हमको ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम ढूंढने की बात कर रहे थे वो हमको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मिलेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे डिमांड ऑफ लोनेबल फंड वुड बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। ठीक है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि हमको ये समझना है डिमांड क्या होगी, कौन कौन डिमांड करेगा, और डिमांड और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होगा। अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमको कहाँ मिलेगा, लेकिन अब हमें इसमें 3-4 क्वेश्चन है जिनका जवाब हमको ढूंढना है। यानी कि डिमांड और सप्लाई कौन करेगा लोनेबल फंड्स की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो हमें पूछना है कि जो डिमांड और जो लोनेबल फंड्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसा रिलेशन रहेगा। यानी कि जब हम डिमांड की बात करेंगे और सप्लाई की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से मूव करेगा, एंड देन उनका इंटरसेक्शन कैसा रहेगा। तो जब हम इन 3 थ्योरीज की बात कर लेंगे, जब हम इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे, जब हमने इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया हमारी थ्योरी पूरी हो गई। ठीक है, बेसिकली मैं इतना जो मैंने अभी आपको बताया मैं उसको ब्रीफ करती हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम, या फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, या फिर लोनेबल फंड्स थ्योरी। तीनों एक ही चीज के नाम है, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए आपको सेम चीज लिखनी है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी इकोनॉमी में जो आउटपुट होता है वो जनरली 3 होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड गवर्नमेंट गुड्स। ठीक है, अब हमें जानना है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक कैपिटल गुड्स की बात की तो हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है ताकि बदले में फ्यूचर में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, उसका और कोई मोटिव नहीं होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने समझ लिया। अब हमने देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डिमांड जो है लोनेबल फंड्स की वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, हो जाएगी जब हम इस पूरी थ्योरी को एस्टैब्लिश करेंगे एंड में। तो डिमांड ऑफ लोनेबल फंड जहां भी सप्लाई के इक्वल हो जाएगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब हमें इसमें 3 क्वेश्चंस के जवाब देखने हैं कि डिमांड और सप्लाई कौन करेगा, लोनेबल फंड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रिलेशन होगा, और उनका इंटरसेक्शन हम किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए हम इसमें सबसे सिंपल एक अजम्पशंस लेके चलेंगे, यानी कि जो लोनेबल फंड है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी आर एज्यूमिंग द बॉन्ड्स। आपने बॉन्ड सुने होंगे, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, बॉन्ड्स होते हैं जो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज के इंस्ट्रूमेंट है, लेंडिंग के इंस्ट्रूमेंट है। आप इनसे बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं किसी से भी। अब मैं बॉन्ड्स का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आप वो समझिए। बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमने माना है कि वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और हमें उनका कोई भी रीपेमेंट नहीं करना है, यानी कि नो प्रिंसिपल रीपेमेंट, हम कोई भी रीपेमेंट जो है वो नहीं करेंगे, दिस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब हमको आप बोलेंगे कि मैम बॉन्ड होता क्या है। देखिए बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से एक पेपर मान लीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, एक पेपर, ठीक है, जो किसी भी इंसान को एक फिक्स्ड इनकम का इंश्योरेंस देता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा तो वो बॉन्ड आपको जब तक उस बॉन्ड की मेच्योरिटी नहीं हो जाती है पर एनम कुछ ना कुछ आपको पेमेंट मिलता रहेगा। जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, या इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड है, या मसाला बॉन्ड्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड हो। तो लोग बॉन्ड खरीदते क्यों हैं? ठीक है, लोग बॉन्ड खरीदते हैं 2 पर्पज से। बॉन्ड खरीदने के 2 पर्पज होते हैं। सबसे पहला तो उनको एक एन्युइटी मिलता है,
यानी कि पर एनम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और मैच्योरिटी में बढ़ा हुआ अमाउंट मिलता है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी यू विल बी गेटिंग 200 रुपीज है। तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट, आपका कुछ अमाउंट जो है वो आपको बढ़ के मिलता है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये यहाँ पे मान रहे हैं कि जो क्लासिकल थ्योरीज ने बॉन्ड को माना, क्लासिकल थ्योरी का बॉन्ड जो था वो केवल एन्युइटी आपको देता है, उसमें मेच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि टिल द टाइम ऑफ एटर्निटी, परपेचुइटी तक आपको आपका जो बॉन्ड है वो इंटरेस्ट पेमेंट देता रहेगा। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि बॉन्ड्स के सप्लाई कौन करेगा और बॉन्ड्स की डिमांड कौन करेगा। ठीक है, हु विल सप्लाई द बॉन्ड्स? बॉन्ड की जो सप्लाई करेंगे वो करेंगे फर्म्स। ठीक है, यानी कि फर्म किसी भी इंडिविजुअल के पास जाएगी और फाइनेंशियल मार्केट के पास जाएगी और वो फर्म ये बोलेगी कि हम आपको बॉन्ड देंगे, वी विल सप्लाई यू बॉन्ड विच विल कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, उसके बदले में आप क्या कीजिए, हमको पैसा दीजिए या फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो सप्लाई कौन कर रहा है बॉन्ड को? फर्म सप्लाई कर रहा है। डिमांड कौन कर रहा है? इंडिविजुअल कर रहे हैं और फाइनेंशियल मार्केट कर रहे हैं। अब बहुत बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब मैं इस बॉन्ड को खरीदने जाऊंगा तो मेरे को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं अगर कंपनी हूं, लेट्स से अर्थशाला अगर कहीं से पैसे उठाती है तो मेरे को इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुझे बहुत फ्री में पैसा मिल जाएगा कहीं भी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डोंट यू थिंक दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सिंपल सी बात यह है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास या फाइनेंशियल मार्केट के पास, फाइनेंशियल मार्केट मान लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के पास लेट्स से 1000 करोड़ हैं, तो वो 1000 करोड़ आपको फ्री में तो देगा नहीं। 1000 करोड़ अगर आप उनके यूज करोगे तो उस 1000 करोड़ के बदले में आप उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, फैक्टर सर्विसेज होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें जो कैपिटल है उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक कि आपकी वो बोरोइंग की कॉस्ट है? आपको जितना पैसा बोरो करना है उसके लिए वो कॉस्ट है, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज ए बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जो फर्म्स हैं दे विल हैव टू बियर ए बोरोइंग कॉस्ट, और वह बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई? इतने में यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, धीरे धीरे आप समझते जाइए। ठीक है, अब जो फर्म्स हैं वो पैसा क्यों मांगती हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा से दो चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहली चीज है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी तो ही तो आप उसको पैसा दोगे। एज एन इन्वेस्टर सोचिए, आप एज एन इन्वेस्टर सोचिए कि आपके पास दो कंपनी है और उन दो कंपनी में से आपको किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको रिटर्न की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बॉन्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पर कि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते होंगे उनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा जो है कि इसमें एक्सोजीनियस शिफ्ट्स कितने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि ये पर्टिकुलर कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन साथ में मुझे ऐसे भी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे जिसकी वजह से एक्सोजीनियस शिफ्ट हो सकता है। एक्सोजीनियस शिफ्ट वो शिफ्ट होते हैं, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस दो तरीके के चेंजेस मैंने आपको बताए थे। एंडोजीनियस चेंजेस वो होते हैं जो विद इन द मॉडल जनरेट होते हैं।
एक्सोजीनियस शिफ्ट होते हैं कि जो आउटसाइड से आके आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं, उनमें आपको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि कोरोना पेंडेमिक आया, दैट वाज एन एक्सोजीनियस चेंज इन द इकोनॉमी, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या इसको बोला, उनका ये मानना है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उसमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है। उन्होंने बोला कि फर्म के पास ना बहुत सारे प्रोजेक्ट है। लेट्स से एक प्रोजेक्ट ये है, एक प्रोजेक्ट ये है, एक प्रोजेक्ट ये है, एक प्रोजेक्ट ये है। लेट्स से ये 5 प्रोजेक्ट है और इन 5 प्रोजेक्ट में कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी भी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है, तो क्या मेरे लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ऑप्शन रहेगा। मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है जिससे मैं इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा हूं या कोई भी फंड कर रहा है, तो जब मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, यानी कि मुझे महंगा पड़ रहा है, तो महंगा पड़ेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, सिंपल सी बात यह है। तो जब ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो मेरे पास केवल बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। अगर मैं 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि मुझे 20% पे फंड मिल रहा है, तो हो सकता है कि मेरे लिए केवल ये 2 प्रोजेक्ट ही प्रॉफिटेबल हो। लेकिन जैसे ही ये 5% हो जाए, तो हो सकता है मेरे लिए पांचों के पांचों प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि इसके अलावा और भी तो कॉस्ट मुझे देखनी पड़ती है ना, और भी कॉस्ट होता है। जो नेट कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड ज्यादा होगा, तो आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। क्यों एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका नेट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब जब भी कॉस्ट बढ़ेगा तो वो उसका जो डिमांड है वो तो कम होने ही वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो कि इन प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करने की कंडीशन है, दैट विल मेक इट मोर कॉस्टलियर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिपेंड होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगेटिवली डिपेंड करता है। इस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमेशा इनवर्सली डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स बढ़ जाएगी तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा और उस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि whenever rate of interest will increase, this will lead to investment decrease, and whenever the rate of interest is decreasing, this will lead to investment increasing। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया, एक रिलेशन हमारा आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम सप्लाई साइड की बात करें बॉन्ड मार्केट की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो एक जो है, अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई भी उन्हीं दोनों चीजों से अफेक्ट होती है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी से अफेक्ट होगी और उसके साथ में जो एक्सोजेनियस शिफ्ट उसमें आ सकते हैं उसमें उससे अफेक्ट होगी, ठीक है। अब आप देखिए जो डिमांड साइड की बात करते हैं, तो ये एक बॉन्ड मार्केट है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द बॉन्ड मार्केट। अब इस बॉन्ड मार्केट में क्या है, इंडिविजुअल सेवर्स हैं। जो सेवर्स हैं वो अपना पैसा देने के लिए तैयार हैं, कंपनीज को पैसा देने के लिए तैयार हैं बदले में बॉन्ड के, ठीक है। अब जो सेविंग्स है ना, वो पॉजिटिव फंक्शंस माना गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या मांगा कि सेविंग इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है कि जो बॉन्ड मार्केट है उसमें एक इंडिविजुअल सेवर भी है और कंपनी भी है।
अब कोई भी इंसान अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा कि वो कितनी सेविंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अगर 1000 रुपए महीना कमाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो हो सकता है कि वो अपनी 10% जो सैलरी है उसको सेव करे। लेकिन जैसे ही वो 10% की जगह आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 20% हो गया तो ज्यादा सेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आज का कंजम्पशन महंगा हो जाएगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स इज नथिंग बट डेफर्ड कंजम्पशन। ठीक है, आपके पास कोई भी पैसा आता है, इनकम आती है, आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप उसको आज कंज्यूम कर लीजिए या फिर आप उसको कल कंज्यूम कर लीजिए। कल कंज्यूम करने का मतलब है सेविंग कर लीजिए। अब जब आप कल कंज्यूम करेंगे तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा विच विल बी वेरी प्रॉफिटेबल टू यू। लेकिन जब आपने आज कंजम्पशन कर लिया तो वो तो जीरो हो गई। तो आज आप कितना भी कंजम्पशन कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। बट अगर आपने उसको सेव कर लिया एंड यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग टुमारो, टुमारो इन द सेंस कि आफ्टर 20 years 30 years, तो वो इंटरेस्ट रेट उसमें जुड़ के दैट विल बी अ मेजर चंक। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि जो सेविंग है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये बहुत पॉजिटिवली डिपेंड करेगी। सेविंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, लोग ज्यादा सेव करना शुरू कर देंगे। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, लोग कम सेव करना शुरू कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल क्लियरली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हमारा जो सेविंग है वो क्या होता जाएगा, मतलब सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हम इसमें फिर से पीछे जाते हैं थोड़ी सी थ्योरी में। मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई कौन करता है बॉन्ड्स की? फर्म्स कर रही हैं। भाई फर्म्स कह रही है ना कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको बॉन्ड देंगे। तो हु इज सप्लाइंग द बॉन्ड? फर्म्स आर सप्लाइंग द बॉन्ड। सेम वे, इफ फर्म्स आर सप्लाइंग द बॉन्ड्स, नाउ सप्लाई हमें पता चल फर्म कर रही है और इसका हमने देख लिया नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ROI इनवर्सली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। अब हम देखते हैं कि डिमांड कौन कर रहा है बॉन्ड्स की? डिमांड कर रहा है सेवर। और जो डिमांड में हमने क्या देखा? पॉजिटिव रिलेशन। तो एक हमारे पास नेगेटिव रिलेशन आया, एक हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन आया। अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट या लोनेबल फंड्स का एक पार्ट है। अब मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि जो सप्लाई है लोनेबल फंड्स की, या जो सप्लाई है बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स या लोनेबल फंड्स एक ही चीज है, बट उसको ज्यादा अच्छे तरीके से लिखने के लिए लोनेबल फंड्स बोलते हैं। तो जितना भी डिस्कशन हमने बॉन्ड्स के लिए किया दैट इज इक्विवेलेंट टू द लोनेबल फंड्स। तो जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो हमने क्या देखा था कि वो पॉजिटिवली डिटरमिन्ड होगी। ठीक है, दैट विल बी द पॉजिटिव डिटरमिन। क्योंकि जैसे जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे वैसे लोग ज्यादा ज्यादा जो है सेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज दिस एंड दिस इज द डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। दिस इज सप्लाई of loanable funds, this is demand of loanable funds, and this is equilibrium being established here। ठीक है, ये जो है क्या हो गया है हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम लोनेबल फंड्स, यानी कि इतना जो है फंड्स जो है वो सप्लाई किया जाएगा इकोनॉमी में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेविंग जो सेविंग्स हैं, जो हम हमारी पूरी सेविंग्स हैं उनको हमने प्लॉट किया एज ए फंक्शन ऑफ द एज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो सेविंग्स है इसको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बोलते हैं वो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेविंग्स होती हैं वही अल्टीमेटली आपके लोनेबल फंड्स में जाके कन्वर्ट होती हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली क्यों स्लोप्ड है? क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और उन सब चीजों की वजह से मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें ना एक जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करता है क्लासिकल सिस्टम में। अब हाउ इंटरेस्ट रेट प्लेस द स्टेबलाइजिंग रोल इन द क्लासिकल सिस्टम, ये हमारी समझने वाली बात है जो कि हमको समझनी है। इंटरेस्ट रेट प्लेस ए स्टेबलाइजिंग रोल
वो कैसे करता है, देखिए कि जो शॉर्ट रन होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया दो चीजों पे डिपेंड करता है, इंटरेस्टेड और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये मान लीजिए कि किसी भी एक्सोजीनियस रीजन की वजह से, लेट्स से कोई वॉर या फिर लेट्स से कोई कोरोना आने वाला है फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये पता चल जाए कि कोरोना फिर से आने वाला है, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस जो मैनेजर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अब हम इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, तो एक आपका जो है वो एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हमारा एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा तो हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा और जो लोनेबल फंड्स है उसकी जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। अब डिमांड जो है अगर वो कम होती है तो दिस इज सेविंग, दिस इज सेविंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को एक अलग बनाना है पैनल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरे को क्या करना है कि सेविंग जो था वो पॉजिटिवली रिलेटेड था इंटरेस्ट रेट से, इन्वेस्टमेंट जो था वो नेगेटिवली रिलेटेड था, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और ये मेरा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब क्योंकि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आने वाली है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी कि लेट्स से फिर से कोरोना आने वाला है, तो सबको लगेगा कि अब जो एक्सपेक्टेशंस, जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस है वो लोगों की ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ड्यूरिंग एनी वॉर और क्राइसिस, तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, लोग से जो है इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करेंगे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो आई नॉट से आई वन हो गया है, तो इस वजह से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम क्या आ गया, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो इम्पैक्ट है ना, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कॉल दिस पार्ट बी और दिस पार्ट ए। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट है और जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिवली रिलेटेड है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हम किससे मेजर कर रहे हैं, दिस से दिए, इतना जो इन्वेस्टमेंट था वो हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसका और कोई इम्पैक्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। अब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट कम होने के दो इम्प्लीकेशन होंगे। सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो ये होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जो सेविंग्स है वो कम हो जाएंगी। अगर आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी तो आपका जो अल्टीमेटली फंड्स है वो कम हो जाएगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस ग्राफ में, तो ये जो बी वाला जो डिस्टेंस है, ये इतना जो डिस्टेंस है, ये बता रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज। ठीक है, यानी कि पहले हम इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, अब हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। पहले हम कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, इतना इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितना होगा, इतना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और जो सेविंग्स डिक्रीज होगी वो कितनी होगी, इतनी। ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का और सेविंग्स के ओवरऑल कम होने का जो ओवरऑल कंबाइनिंग इफेक्ट होगा, दैट विल बी कि हमारा इक्विलिब्रियम जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। हमारी सेविंग्स कम हुई यानी कि हमारी कंजम्पशन बढ़ गई। ये जो हमारी कंजम्पशन बढ़ी और ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, दैट विल ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेस द डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट आया, उससे दो चीजें कम होंगी। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और सेविंग कम होती है। जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया और आपका कंजम्पशन भी बढ़ गया। जब आपका इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन था, इन ये दोनों क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर लेंगी, जो कि इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हुआ था। ये जो हमारा नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज था
जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज था, ये टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज था, दैट विल बी कंप्लीटली इक्वल टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन द कंजम्पशन। दोनों में इंक्रीज के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एंड दैट इज द वेरी बेसिक थ्योरी। इसमें जो बी है दैट इज जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ, और ए जो है वो आपका बी इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुआ, और ए जो है आपका वो कंजम्पशन जो इंक्रीज हुआ, और ये दोनों मिलके जो पूरा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट में जो डिक्लाइन था वो, ठीक है। तो डिक्लाइन, ये जो डिक्लाइन था, ये जो डिक्लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, दैट विल बी इक्वल टू द ए प्लस बी, which means investment demand plus consumption demand. So this was the theory of classical interest rate determination. यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किस तरीके से बताया था कि हमको इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करना चाहिए, पूरा सब कुछ है उसमें था। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है, या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है, या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।